वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम जीके का वर्ड पेपर सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे। पहला क्वेश्चन है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 1 है आर्यभट्ट, बी है महावीराचार्य, सी है ब्रह्मगुप्त, डी है भास्कराचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य द्वारा। उन्होंने इसे वर्ष 1150 में लिखा था। कब लिखा था? 1150 में। जब वे कितने वर्ष के थे? मात्र 36 वर्ष के थे। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्या? सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 1450 बनाम शामिल है। कितनी? 1450 बनाम शामिल है। यह लीलावती, बीजगणित और गणिताध्याय और गोलाध्याय नामक तीनों भागों में विभाजित है। लीलावती में 13 अध्याय, कितने? 13 अध्याय और 278 श्लोक है। यह अंकगणित और मापन की व्याख्या करता है। बीजगणित में 6 भाग होते हैं 213 छंदों में, और बीजगणित की व्याख्या करता है। गणिताध्याय गोलाध्याय में से 900 छंद, और ये खगोल विज्ञान के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी फेमस मैथमेटिशियन एंड एंसेंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत के एक फेमस मैथमेटिशियन से। ही वॉज बोर्न इन 1100, इसका जन्म 1144 ईस्वी में हुआ था। सिटी इन बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। स्टेट इंडिया। पीपल आल्सो नो हिम एज भास्कराचार्य, विद मीन्स भास्कर द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है। निम्न में से कौन एक पाचन एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, बी है लाइपेज, सी है पेप्सिन और डी है बाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज दिस राइट आंसर। ट्रिप्सिन भोजन मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जहां दांत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते दांतों के माध्यम से, और लार ग्रंथियां इसे पानीदार बनाती है। यह अन्न प्रणाली से होकर गुजरता है, इसे भोजन नली भी कहते हैं। फिर भोजन पेट में प्रवेश करता है, भोजन आंशिक रूप से पेट में पचता है और छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत वह जगह है जहाँ पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत वह जगह जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में 2 ग्रंथियां होती है, एक तो यकृत और जिसे यज्ञनास्य भी कहा जाता है। क्या? अग्नाशय कहा जाता है। दूसरी होती है लीवर या पित्त स्राव करता है, जो भोजन में मौजूद वसा को छोटे छोटे ट्रिप्सन में या छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उस पर कार्य कर सके। अग्नाशय 2 प्रमुख एंजाइमों को स्रावित करता है, जिन्हें काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन कहा जाता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है जो प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है छोटी आंत, इस बारे में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 229, बी है अनुच्छेद 27, सी है अनुच्छेद 28 और डी है अनुच्छेद 30। कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर्टिकल 30 मतलब अनुच्छेद 30 बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को बताता है। सभी अल्पसंख्यक धर्म, भाषा और देश के भीतर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान संचालित करने और स्थापित करने का समान अधिकार है। यदि राज्य कोई कानून बनाता तो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान किसी भी संपत्ति पर अनिवार्य कब्जा प्रदान करता है। जो राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के कानून के तहत ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए निर्धारित मात्रा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए या उन्हें गारंटीकृत अधिकार में हस्तक्षेप करे। राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के बीच भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के बीच भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है जिसका प्रबंध अल्पसंख्यक द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी। इसका राइट आंसर कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी ओडिशा की प्रमुख नदी है और ये भारत की छठी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? महानदी। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बस्तर की पठार सिवा की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर है किसकी लंबाई? महानदी की। ये छत्तीसगढ़ के मतलब रायपुर जिले के बस्तर जिले से निकलती है। 494 किलोमीटर ओडिशा में बहती है और जलग्रहण का क्षेत्र मतलब 42% ओडिशा में है। महानदी की सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस नदी की ओंग नदी है सहायक नदी, तेल नदी, इब नदी और ओंग नदी इसकी क्या है? सहायक नदी। छत्तीसगढ़ में महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? शिवनाथ, कसदेव, जोंक और मांड। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसी महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है महानदी। देखो इसमें दिखाऊंगा, दिखा नहीं दे रहा। गोदावरी, ये देखो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र से होकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश से होकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी महाराष्ट्र फिर कर्नाटक से होकर आंध्र प्रदेश में चली जाती है और फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये है महानदी। देखो महानदी यहाँ से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की बहास की पहाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का है। यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यूएस पुरुष सिंगल्स स्पर्धाओं के लिए के साथ जोड़ी बनाई, मतलब पुरुष युगल स्पर्धाओं के लिए किसके साथ जोड़ी बनाई थी? तो इस डेनिस शापोवालोव, मैट पेविक, ब्रुनो सोरेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएस के अब भारत के रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल स्पर्धाओं में डेनिस शापोवालोव के साथ जोड़ी बनाई। किसके साथ बनाई थी? शापोवालोव के साथ, जिन्होंने 1 घंटे और 47 मिनट तक चले राउंड में जर्मनी के खिलाड़ियों को हराया था। सुमित नांगल और दावी शरण के बाहर होने के बाद रोहन बोपन्ना टूर्नामेंट से सबसे अधिक जीवित रहने वाले खिलाड़ी थे, मतलब सबसे ज़्यादा देर तक रुके थे। इसका राइट आंसर है कौन? डेनिस शापोवालोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कौन? रोहन बोपन्ना। निम्नलिखित में किस राज्य वंश की शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। कौन सा? सातवाहन वंश के थे शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के थे।
उन्हें इस वंश का सबसे अच्छा राजा माना जाता है। उसके शासनकाल में इस वंश का भाग्य पुनः स्थापित हुआ। वह एकमात्र ब्रह्मा थे जिन्होंने शक और अन्य क्षत्रिय शासकों को भी हराया था। उनका राज्य दक्षिण में करसना से लेकर उत्तर में मालवा तक और पश्चिम में कोंकणी से पूर्व में बराकर तक फैला हुआ था, जो राजा महाराज की उपाधि दी गई थी। उनका हृदय बहुत बड़ा, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भूमि दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सातवां वंश देखो यहाँ से, ये इसमें आपको बताता हूँ सातवां वंश देखना। देखो ये क्षेत्र है जो सातवां वंश का था, रेड रेड कर रखा है, ये किसका था? सातवां वंश का था। थोड़ी बड़ी कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सबसे पहला पाठ है जिनके संगीत में रखे गए श्लोक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पाठ है जिसके संगीत के लिए रखे गए श्लोक है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद को मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी पर्पज से, कि सामवेद को मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है। किस वेद को मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है? उसका राइट आंसर होता है सामवेद। समन का अर्थ होता है गीत और वेद का अर्थ है ज्ञान। चार वेदों में से सामवेद, जिसमें संगीत है, क्या है? संगीत। इसे मंत्रों और ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसमें धुन शामिल है और माना जाता है कि सबसे पुराना मौजूद है। इनमें से 1549 श्लोक है, जिनमें से 75 श्लोक ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से। संगीतकार रत्नाकर भी संस्कृत में लिखा गया। यह है महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ, लेकिन यह सामदेव से पुराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पारंपरिक रूप से पंखीदा नामक लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा? पंखीदा नामक लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। राजस्थान का लोकगीत कौन? ये लोकगीत है जो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करने पर गाया जाता है। किसान अलगोजा और मजीर बजाते हुए इन गीतों को गाते हुए बोलते, पंखेड़ा शब्द का अर्थ होता है प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के प्रमुख ये क्षेत्र है, जो मतलब पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इसमें जनसंख्या में भारत राजस्थान रैंक कौन सी है? 7। इसमें जनसंख्या कितनी है? इतनी 6,85,48,437 है। जीडीपी तो ये इतने 10.20 लाख करोड़, मतलब 140 बिलियन। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश राजस्थानी तीनों है। गवर्नमेंट में वर्तमान में यहाँ के कलराज मिश्र गवर्नर है, राज्यपाल अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा सीट 200 है, और पार्लियामेंट्री मतलब राज्यसभा की सीट 10 है, लोकसभा की 25 है। हाईकोर्ट राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है। ये सभी इसके बारे में और देख लेना। ये राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अष्टांगिक का मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रमन उजा और गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध। 8 गुना पथ का विचार बौद्ध धर्म के संस्थापक पिता सिद्धार्थ गौतम के प्राथमिक उपदेश में प्रकट होता है, कि जिसे बुद्ध कहा जाता है, जिसे उन्होंने अपना ज्ञान के बाद दिया गया था। वह उन्होंने एक मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत की, जो तत्व और कामुक भोग के चरम के बीच संबंध को दर्शाता है, जिसके तरह संस्कृत शब्द चटवारी आर्य सत्य का अनुवाद 4 आर्य सत्यों के रूप में किया जाता है। अष्टांगिक का मार्ग शब्द का अर्थ है बड़प्पन। क्या है? बड़प्पन।
आमतौर पर अष्टांगिक महान पथ के कारण इसका अनुवाद किया जाता है। यह गौतम बुद्ध। नेक्स्ट हमारा 31 अगस्त 2020 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव थे? विवेक ओबेरॉय, असीमा गोयल, रतन पी पाटिल और साजिद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुख्य सचिव कौन थे? रतन पी पाटिल। कौन थे? रतन पी पाटिल प्रधानमंत्री के भारत की जो आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के सचिव थे। कौन? रतन पी पाटिल। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी के रूप में श्री वाटल ने भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आंध्र प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री वाटल ने सचिव के रूप में केंद्र सरकार के 4 बजटों को संभाला। पूर्व में ये भारत के वित्त सचिव थे। पहले कौन थे? वित्त सचिव थे। सवाई जय सिंह के संरक्षण में से किस शहर का एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था? मतलब किस शहर में किया गया था? वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर? सवाई जय सिंह ने 4 जगह जो 5 जगह वो वेधशाला बनाई थी। कौन कौन सी जगह? दिल्ली, मथुरा, आगरा जो बनारस, उज्जैन में, जयपुर और इन 5 जगह बनाई थी। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर 5 जगह वेधशाला का निर्माण किया था। उनके खगोलीय अवलोकन उल्लेखनीय रूप से सटीक थे। वह एक गणितज्ञ थे। कौन? सवाई जय सिंह। ये उन्होंने जयपुर शहर में जंतर मंतर के नाम से, जो ये जयपुर में वेधशाला उसका नाम जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी किसे? जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जयपुर का जंतर मंतर, वेरी ब्यूटीफुल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में डफला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई? उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में नाम डफला हिल्स पूर्व अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित पहाड़ियों का एक विस्तार है। इस पर एक स्वतंत्र जनजाति का कब्जा जिसे डाफल कहा जाता है। यह तेजपुर और लखीमपुर उपखंडों के ऊपर में ही स्थित है, जो सीमा से घिरा है। ये नाम डफला की पहाड़ियाँ देखो, अरुणाचल डफला की पहाड़ियाँ यहाँ पर मिसिसिपी। एक मिनट। नागा हिल्स नागालैंड में, पटुकाई बम्ब ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? पटुकाई बम्ब की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। मिसी हिल्स ये भी अरुणाचल प्रदेश में। डफला हिल्स ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। मिक्रा हिल्स ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। ये ब्राइल रेंज ये कहाँ पर है? ये है मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी ये कहाँ पर है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये मिजो हिल्स कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम ये है कौन सा? मणिपुर, ये है नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्य जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2000। अरे यार, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया कि भारत के किसानों की आय कब तक दोगुनी हो जाएगी? तो उसका राइट आंसर 2022 तक। कब तक? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस वर्ष से जोड़ा गया? 1954, 1953, 1951 और 1952 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। कब जोड़ा गया था? 1951। भारतीय संविधान में पहले संशोधन के माध्यम से 1951 में 9वीं अनुसूची को अनुच्छेद 31B के साथ जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए पेश किया गया था। इसमें लगभग 284 कानून, कितने? 284। इन कानूनों को जमींदार व्यवस्था खत्म करने के लिए कृषि प्रणाली को भारत में पेश करने के लिए पेश किया गया। इस अनुसूची राज्य और केंद्र कानून में शामिल जिसकी अदालत चुनौती दी गई। पहली संशोधन अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके अभिलेख
खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, मतलब किस भाग में, किस साम्राज्य के भाग में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिमी। खरोष्टी लिपि में, जो इंडो बैक्टीरियन लिपि के रूप में भी जाना जाता है, यह लेखन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खरोष्टी एडिक्स ऑफ अशोक, अशोक का शासन कहाँ कहाँ था, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अशोक का शासन था यहाँ पर। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा का काल है शुंग, नंद, गुप्ता और मौर्य, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता, मौर्य। कौन सा है? मौर्य। सुल्तानगंज एक तांबे की बुद्ध की आकृति जो 500 से 700 के बीच की ऊंचाई कितनी है? इतनी है। इनका वजन ये टाइपिंग मिस्टर 1 मीटर नहीं है, लगभग 500 किलोग्राम है। हाइट है उसकी 1 मीटर। तो बिहार के भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गुप्ता शासनकाल में, कौन से? गुप्ता में। नेक्स्ट हमारा, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? 3 भागों में। अकबरनामा का अर्थ है अकबर की पुस्तिका। इसकी जीवन घटना के बारे में विचार किया गया है। अबुल फजल द्वारा लिखा गई थी अकबरनामा। इसमें जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? ये भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए माना जाता है? तो उसका राइट आंसर है एस रामानुजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा? एस रामानुजन को गणित के क्षेत्र में माना जाता है। तमिल संस्करण के अयंगर परिवार में जन्म हुआ था। पढ़ लेना आप। ये है कौन? अभी बताया। जो भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को किस वर्ष एक कानून द्वारा तोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1813 में। कब? 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तन, मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन है ये नामक बोध का आयोजन किया गया? तो उसका राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो इस पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वहीं पर धर्मचक्र का बोध आयोजन हुआ था। कहाँ पर? सारनाथ में। यह इस बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इस अधिनियम का धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने उपदेश बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। त्याग पर विचार, और उन्हें उस व्यक्ति की 4 अवस्थाओं से आया जो रोगी, बूढ़ा, एक लाश और सड़क पर 7 साल पर घूमता रहा। 35 साल की उम्र में उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की। कहाँ पर? बोध गया में। फिर उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। उनकी मृत्यु 483 में कुशीनगर में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से किसके पास पानी के संचालन के लिए विशेष पुस्तक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिनेरिया। किसके पास? फनेरिया के पास। जाइलम उत्तम जो पानी का संचालन करता है किसमें? पेड़ पौधे में। फ्लोएम उत्तक भोजन का संचालन करता है पेड़ पौधे में। पढ़ लेना। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्योगों में से कौन सा एक उद्योग है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम रिफाइनरी उद्योग। कौन सा? रिफाइनरी। जीडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समग्र गतिविधि का माप है वो कौन सा है? रिफाइनरी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट आज का, निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 को डाला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2002 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को डाला था? तो 2002 में डाला था। वर्ष 2002 में संविधान में 46वां संविधान संशोधन किया गया था। इस अनुच्छेद के बाद
21A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया। इसे कहा गया कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। यह अनुच्छेद का 1949 में संविधान में नहीं है। और आज का लास्ट का क्वेश्चन है, कौन सा ही अगस्त 2020 में भारत और कौन सा देश जो 17 ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। कौन सा है? रूस। इंटरनेशनल डिस्कनेक्शन और सर्वर की खराबी के कारण फाइल में बर्बाद होने के बाद भारत और रूस ने 2020 में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।